इस वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक। मैंने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया था, थोड़ी सी बातें बताई थी, उसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, जब हम बस एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं, एंटी डेरिवेटिव पे फोकस कर रहे होते हैं, एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हम कहते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। उसको हम ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया था कि एक फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स लिखते हैं, एंटी डेरिवेटिव को कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। ये सब बातें मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन करी थी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप बीच में किसी वीडियो से स्टार्ट कर दिया है आपने, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो। प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो से स्टार्ट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक ना। मैंने पहली वीडियो में सारी बातें बताई थी और फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब हम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं। एरिया अंडर द ग्राफ हम क्यों निकाल रहे होते हैं तो मैंने बताया था साइंटिफिक फिजिक्स के कुछ रीज़न है, तो वो डिस्प्लेसमेंट वगैरह वो मैंने सारी बातें बताई थी, ठीक है ना। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह वो सब डिस्टेंस वगैरह डिस्प्लेसमेंट वगैरह दे देता है और उस टाइम में हम उसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं, पर वो नीचे ए और ए बी लिखते हैं, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो मैंने वो कार वगैरह के थोड़े फंक्शन से आपका एग्जांपल दिए थे, वो सारी बातें समझाई थी, ठीक है। ये सारी बातें मैंने वो पहली वीडियो में बता रखी है प्लेलिस्ट की, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताने वाला, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। फिर छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिशियन ने एक दिमाग लगाया था कि वो एरिया को तोड़ते गए थे, तोड़ना स्टार्ट किया और छोटे टुकड़े करे, और उन्होंने सोचा जितना ज़्यादा हम छोटे 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 टुकड़े करेंगे तो उतना ज़्यादा बेटर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने इन्फाइनाइट टुकड़ों के बारे में बात किया था। इन्फाइनाइट टुकड़े जब वो करे थे तो मैंने बोलता इन्फाइनाइट टुकड़े का वो एक एरिया का सम कर रहे थे और उसको उन्होंने इंटीग्रेशन बोला। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है इकट्ठा करना। सो इन्फाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया को इकट्ठा कर रहे थे, टोटल कर रहे थे, तो इसलिए उसका नाम इंटीग्रेशन, इस मैथमेटिक्स का नाम इंटीग्रेशन पड़ा था, ठीक है ना। और मैंने बोला था कि बेसिकली वो जो एरिया है, बोले वो जो इन्फाइनाइट रेक्टेंगल का जो एरिया का जो सम है वो एंटी डेरिवेटिव, वो जो फंक्शन है, जिस भी फंक्शन जो भी वो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर वो जो ए से लेकर किसी बी पॉइंट तक वो जो एरिया है वो उसके एंटी डेरिवेटिव के अंदर, वो जो भी एंटी डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का, उस एंटी डेरिवेटिव के अंदर वो बी वैल्यू डाल के और ए वैल्यू डाल के वो माइनस करके, जो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए थे, बी वैल्यू डाल के, ठीक है ना, वो ए वैल्यू डाल के माइनस करके उससे आ जाता है अपर लिमिट ये डाल के और लोअर लिमिट डाल के घटा के उससे आ जाता है। ये सारी बातें मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताई थी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था कि जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो मैं थोड़ा सा प्रूफ दे दूंगा। किताब ने क्या करा, किताब ने तो वो टॉपिक से डिलीट कर दिए हैं। लिमिट ऑफ सम का एक टॉपिक था जिसमें थोड़ा बहुत प्रूफ पे बातें थोड़ी बहुत होती थी, तो किताब ने वो टॉपिक ही हटा दिया, ठीक है ना। किताब क्या करती है, किताब सीधा सीधा ना आपको एक थ्योरम पढ़ाती है। किताब कहती है एक थ्योरम है कि एरिया सीधा सीधा एंटी डेरिवेटिव में डालने से आ जाता है, सीधा किताब कहती है इसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कर लो कि ये होता है। मतलब बच्चों को मतलब ये इसमें फिर यार वो होता है कि ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे, मतलब कि एक फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव में बी डाल के ए डाल के घटाने से कैसे कैसे मतलब एरिया आ जाएगा, ऐसे कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूँ। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा वो रहता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे के थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके मतलब प्रूव करके यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि कैसे हाँ एक्चुअली में एंटी डेरिवेटिव के अंदर वो बी और ए डालने से वो एरिया एक्चुअली में निकल जाता है। एक मैं एग्जांपल दे के आपको करके दिखाऊंगा। जिन बच्चों को थोड़ा मैथ्स मतलब पसंद है, इन चीज़ों में प्रूफ वगैरह ये सब देखना पसंद है, वो बच्चे वो पार्ट देखना। जिनको पसंद नहीं है, जिनको है कि चलो यार समझ में आ गया, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है ये एरिया आ जाएगा इसमें बी और ए डालने से, वो उस वाले पार्ट को स्किप कर देना, सीधा आगे बढ़ जाना। और मैंने बुक के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करा दिए, ठीक है ना। सो उसको सीधा देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है ना, क्योंकि वो वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो प्रूफ थोड़ा सा अजीब लगता है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको लगे कि यार मेरे को थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड उसमें घुसने का मन नहीं है तो आप सीधा आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। मैं वीडियो में टाइम मेंशन कर दूंगा जिस टाइम पे मैंने सीधा वो बुक के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दिया, या फिर जिस टाइम पे मैंने जो मतलब क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, वो टाइम में मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आप सीधा स्किप करना। तो पहले मैं वो डिस्कस करते हैं कि मतलब कैसे ये एरिया जो होता है ये एंटी डेरिवेटिव से कैसे निकल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फंक्शन लोगे तो उसका ग्राफ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, 1 डालने पे 1 मिलता है, 2 डालने पे 2 मिलता है, 3 डालने पे 3 मिलेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स में इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको आप एफ वाई इक्वल टू एक्स पुट करोगे। एफ ऑफ एक्स की जगह पे जब ग्राफ बनाना होता है तो हम यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स पुट कर देते हैं ना, फिर रखते हैं एक्स के डालने पे वाई में क्या मिला, तो 1 डालने पे 1 मिलेगा, 2 डालने पे 2 मिलेगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन के निकलता है, ठीक है ना। सो ये मैंने ग्राफ लिया है, ये मैंने फंक्शन लिया, ठीक है ना। और इसके मैं बात कर रहा हूँ किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक
एरिया निकालने के बारे में, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे भाई अगर आपको इसके किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट के बीच में एरिया निकालना है तो हम बोलेंगे वो मैथमेटिशियन ने जो तरीका बताया था उस तरीके को हम अगर हम बात करें तो इसमें वो स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स बनाने के बारे में बात कर रहे थे, वो दो स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स बना दो। इसका एरिया वैसे ही निकाला जा सकता है, मैंने जानबूझ के इसको क्यों लिया, इसका एरिया वैसे भी निकाला जा सकता है, वो इंटीग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक रेक्टेंगल है, वो ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये एक ट्रायंगल है। तो अगर आप उस बड़े वाले ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल घटा दो, एरिया घटा दो बड़े ट्रायंगल में छोटे ट्रायंगल के एरिया, तो इस वाले फिगर का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो किया जा सकता है, ठीक है ना। बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, बी, ये ठीक है ना, ये जीरो हो गया, जीरो से लेकर बी, तो ये पूरा बेस का वैल्यू बी हो गया, ठीक है ना। और हाइट कितना हो जाएगा इसका, बी, क्योंकि हम बोलेंगे जो डालोगे वो वाई इक्वल टू एक्स में जो डालोगे वही मिलेगा ना, तो इसका जो वाई वैल्यू कितना होगा, ये वाई वैल्यू कितना होगा, ये भी बी होगा। सो इसका बड़े ट्रायंगल का बेस और हाइट आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आप बड़े ट्रायंगल का एरिया पता लगा सकते हो, और छोटे ट्रायंगल का जो बेस कितना है ए और हाइट भी होगा, तो छोटे ट्रायंगल का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आप एरिया पता लगा सकते हो और घटा के वैसे भी एरिया निकाल सकते हो इस वाले रीजन का, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो एक बार क्या करते हैं कि मैथमेटिशियन वाले तरीके से निकालते हैं और एक मैच करके देख लेंगे कि भाई वैसे और जो मैथमेटिशियन वाली ये रेक्टेंगल वाले तरीके से क्या सेम आ रहा है, लगा रहा है, वो सब कर कन्फर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं मैथमेटिकल वो सब करके दिखाता हूँ उनको। सो मैथमेटिशियन ने जिस तरीके से बात किया था, मैथमेटिशियन वो कह रहे थे कि आप क्या करो, आपको ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो कहते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ ए टू किसी बी पॉइंट तक का डी एक्स से करना है, आपको डेफिनेट इंटीग्रल करना है, ये सब लिख रहे हैं, मतलब ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना, कोई फंक्शन है उसका ये इससे लिखने का मतलब क्या पता है मैंने, डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, और ये ए टू बी मतलब ए से बी किसी पॉइंट तक हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रल ये होता है, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और बोलेंगे ये कैसे निकलता है, तो मैथमेटिशियन कहते हैं आप क्या करो, क्या बोलते हैं, क्या वो जो कैंडिडेट डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, और उसमें क्या बोलते हैं ये ए बी कर देना, और जिसका मतलब ये होता है एफ के अंदर पे बी डालना है और फिर एफ के अंदर ए, ये जब घटा अपर लिमिट डाल के, इसमें अपर लिमिट कहते हैं, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट डाल लोअर लिमिट डाल घटा देना उनको, ठीक है ना। और वो कहते हैं ऐसे आंसर आ जाएगा, हम बोलेंगे ऐसे कैसे आ गया, तो अब इसको हम प्रूफ पे आए कि प्रूफ मतलब कैसे मैथमेटिशियन पता लगाई ये चीज़ ये होता है। तो देखो हम बोलते हैं देखो यार ये जो आप ये जो क्या बोलते हैं ये जो स्मॉल स्मॉल आप ये रेक्टेंगल्स बनाने के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे अगर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं इसको थोड़ा बता दूँ आपको, थोड़ा सा मतलब अजीब लगेगा, मैं पहले कह रहा हूँ थोड़ा प्रूफ थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि यार ये जो रेक्टेंगल है तो हम इसके कुछ एन पीसीस कर रहे हैं, मतलब हमने एन पार्ट्स करें इसके, कुछ एन पार्ट्स करें, ए से बी तक का ये जो गैप था, ए से बी का जो गैप था उसके हमने कुछ एन टुकड़े कर दिए, समझ गए ना, उसमें हमने उसके कुछ एन टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। इसका हर टुकड़े की जो चौड़ाई हो जाएगी उस चौड़ाई को हम कुछ कह देते हैं एच, कुछ एच चौड़ाई हो जाएगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगला टुकड़े की समझना है, ये हर टुकड़ा एच चौड़ाई का है, एच चौड़ाई, हर तो ये एच चौड़ाई के टुकड़े हैं, एच 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 चौड़ाई, ये हर रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो एच है, जो विड्थ है वो एच है, समझ गए ना। और हर रेक्टेंगल की आप हाइट कैसे निकाल सकते हो, इस रेक्टेंगल की हाइट हम बोलेंगे ए, समझना, फंक्शन के अंदर ए डाल दोगे तो ये हाइट मिल जाएगा। और अगले रेक्टेंगल ये वाला जो रेक्टेंगल है ये वाला आपको याद होगा ना, मैंने कैसे बताया था कि ये पहला रेक्टेंगल हो जाता है, दूसरा रेक्टेंगल है, तीसरा रेक्टेंगल है, चौथा रेक्टेंगल है, पांचवा रेक्टेंगल, ऐसे कर करके। सो फिर हम बोलेंगे पहले रेक्टेंगल का जब हाइट कैसे पता लगा, मैं फंक्शन के अंदर ए डाल दूंगा, सो पहले रेक्टेंगल हाइट पता चल जाएगा और विड्थ तो एच है, ठीक है। दूसरे रेक्टेंगल का हाइट हम बोलेंगे ये वाला पॉइंट डालना पड़ेगा, और ये पॉइंट आपको अगर समझ में आए तो ये पॉइंट होगा ए प्लस एच, ए के बाद एच और आगे जाओ तो ए प्लस एच, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको फंक्शन में डालना पड़ेगा, तो इस पॉइंट से आपको इस वाले रेक्टेंगल का हाइट मिल जाएगा, और फिर एच से आप मल्टीप्लाई कर दो तो हाइट इंटू विड्थ करके दूसरे रेक्टेंगल का भी आपको एरिया आ जाएगा, समझ गए ना। हर रेक्टेंगल की लेंथ इंटू विड्थ तो होता है, तो पहले रेक्टेंगल का हाइट एड एफ ए, मतलब इसको सब सारे रेक्टेंगल अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ, सो मैं बोलूँगा कि जो वैसे अगर मैं कैलकुलेशंस करूँ तो मेरा जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, फर्स्ट रेक्टेंगल का हाइट एफ ए इंटू मैच, ये फर्स्ट रेक्टेंगल का ना हाइट इंटू में विड्थ, पहले रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया, क्या बोलते हैं, एफ ए प्लस एच करना पड़ेगा, ए प्लस एच, समझ गए ना। ए तक जाना है फिर एच और आगे जाना है, इस पॉइंट से दूसरे रेक्टेंगल का हाइट निकलेगा, ये वो वाले पॉइंट फंक्शन के अंदर डाल के सेकंड रेक्टेंगल हाइट, और उसको फिर मैं एच से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो मेरे को मिलेगा सेकंड रेक्टेंगल हाइट इंटू सेकंड रेक्टेंगल का विड्थ, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना। ऐसे फिर मैं थर्ड रेक्टेंगल के साथ करूँगा,
तो सेकंड थर्ड रेक्टेंगल के साथ क्या हो जाएगा कि ए के बाद एच प्लस एच, तो ए प्लस टू एच, वो सेकंड समझ रहे हैं, ए प्लस टू एच, दो बार एच आगे, यहाँ से मुझे मिलेगा तीसरे रेक्टेंगल का हाइट, और इनटू मैच वो उसका वो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। सो ए प्लस में टू एच इनटू मैच, ये थर्ड रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ऐसे मिलेंगे, ऐसे फिर ए प्लस थ्री एच होगा अगला। हाँ भैया ऐसे चलते रहो। हम बोलेंगे लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट आपका होगा एफ ए प्लस में एन माइनस वन एच इंटू मैच। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसके एन पीसीस करें, तो एन पीसीस है, तो लास्ट वाला जो हाइट आएगा ए प्लस एन माइनस वन, क्योंकि टोटल एन पीसीस है, ठीक है ना, टोटल एन पीसीस हो रखे हैं। तो लास्ट ये वाला जो रेक्टेंगल होगा, लेवल जो रेक्टेंगल होगा, इसका जो मैं हाइट निकालूंगा, इस वाले से निकालूंगा, सो ए प्लस एन माइनस वन एच से मेरा लास्ट वाले रेक्टेंगल का हाइट निकल के आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और इनटू में एच कर दूंगा, तो इसका हाइट और इसको विड्थ, तो लास्ट वाले रेक्टेंगल का हाइट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं कह रहा हूँ मेरे को एरिया आएगा, लेकिन ऐसे करके मेरे को एरिया क्या बोलते हैं, प्रॉपर नहीं आएगा, ऐसे करके प्रॉपर एरिया थोड़ी आएगा, ऐसे करके मेरे को अप्रॉक्सीमेट एरिया आएगा। प्रॉपर एरिया कब आता है, प्रॉपर एरिया आता है जब हम कहते हैं इसी का आंसर, मतलब तो हम कहते हैं ना कि लिमिट एच अप्रोचेज जीरो, जब हम कहते हैं एच बहुत छोटा हो जाए, समझ गए ना, एच अप्रोचेज जीरो मतलब एच बहुत छोटे होने लग जाए, समझ गए, एच अप्रोचेज जीरो मतलब ये बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स होने लग जाए, एच बहुत छोटा छोटा सा होने लग जाए, बहुत भरे भरे रेक्टेंगल्स बनने लगे, तब जाके हम बोलते हैं, तब जाके प्रॉपर एरिया आएगा। मैंने बताया था ना, बहुत दूर दूर रेक्टेंगल थोड़ी बहुत क्लोज बनाने होते, बहुत भर के रेक्टेंगल्स बनाने होते हैं, एच बहुत छोटी छोटी विड्थ बनानी है। डीएक्स मैंने बोला था उस छोटी छोटी विड्थ्स को, बाद में याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। सो हम बोलते हैं ठीक है, तो वो जो आप बोलो कि इसी में पर यही आंसर, पर इसमें लिमिट एच अप्रोच जीरो अगर हो जाए तो आंसर एरिया का एग्जैक्ट आने लगेगा, मतलब समझ गए ना। आपको लिमिट्स का टॉपिक अगर हम आपने थोड़ा सा डेरिवेटिव में ढंग से पढ़ा तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। सब कहते हैं ये सब एफ, मतलब ठीक है, एफ लिख दो पहले तो पूरा, एफ एच प्लस एफ ए प्लस एच प्लस 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन एच इंटू मैच, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब में से एच कॉमन ले सकता हूँ, सब में एच मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी एच मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी एच मल्टीप्लाई हो, सबसे एच मल्टीप्लाई हो रहा है, एच कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना। सो लिमिट एच अप्रोच जीरो, ठीक है, एच कॉमन, और यहाँ पे बचेगा आपका एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ये चीज़ें उन बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगी जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। सो वो कैलकुलेशन वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आएगी उनको, ठीक है ना। फिर हम बोलते हैं लिमिट एच अप्रोच जीरो, एच अंडर ब्रैकेट हम बोलेंगे। अब ये लगभग हर जगह सेम रहता है, हर कोई सा भी फंक्शन हो, ये चीज़ें, ये स्टेप लगभग हर फंक्शन में सेम रहती है। उसके बाद फिर फंक्शन पे डिपेंड करता है फंक्शन कौन सा है, क्योंकि अब फंक्शन के अंदर हम वो ए वगैरह सब डालना स्टार्ट करेंगे। फंक्शन है हमारा एक्स, तो अब डालना स्टार्ट करो, फंक्शन एक्स है, तो वो फंक्शन के अंदर जब आप ए डालोगे तो आंसर क्या आएगा, तो बोले एक्स फंक्शन है, उसके अंदर ए डालूंगा तो ए मिल जाएगा, और ए प्लस एच डालूंगा तो ए प्लस एच मिल जाएगा, समझ गए ना। एक्स के अंदर ए डालोगे, समझ गए ना, फंक्शन के अंदर ए डालना है, तो एक्स के अंदर ए डाला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है मेरा फंक्शन, इसके अंदर ए डालूंगा तो ए मिल जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है मेरा फंक्शन, इसके अंदर मैं ए प्लस एच डालूंगा तो ए प्लस एच मिल जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसे करके मेरे को मिलता चल जाएगा। अगला मेरे को मिल जाएगा ए प्लस टू एच प्लस प्लस ए प्लस एन माइनस वन एच, आई आपको समझ में आ रहा होगा ना, ऑल इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज जीरो एच। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक ए आ रहा, एक ए आ रहा, हर टर्म में एक ए है, इसमें भी एक ए है, ठीक है ना। इसमें आप समझ सकते हो एन टर्म्स होगी, एक दो तीन चार से करके टोटल डॉट 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 एन टर्म्स होगी, हर टर्म में एक ए है। सो सारे एज को मैं प्लस कर लूँ, प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो एन ए हो जाएंगे, एन ए प्लस, ठीक है ना। और मेरा फिर यहाँ पे क्या क्या बचेगा, एच बचेगा, टू एच बचेगा, फिर अगला थ्री एच होगा प्लस फोर एच, समझ गए आप, ठीक है ना। तो एच प्लस में टू एच प्लस में थ्री एच डॉट प्लस लास्ट बचेगा एन माइनस वन एच, ठीक है ना। होल इक्वल टू लिमिट
अप्रोचेस 0 एच। हाँ, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा किताबों में से इसको डिलीट क्यों कर दिया गया है, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा ही वो सब चीज़ है, ठीक है। एन ए प्लस, अब इसमें से एच कॉमन निकाला जा सकता है, इट विल बी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1, ठीक है। हाँ ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर हम 1 + 2 + 3 ये ऐसे करते करते सम करते हैं नेचुरल नंबर्स का, तो उसका एक सीधा सम करने का फॉर्मूला होता है n+1 / 2, ये सीधा फॉर्मूला होता है। नहीं पढ़ा तो आपको वैसे SN का फॉर्मूला आता है, AP के अंदर आपने पढ़ा था n/2 2a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला तो पता है। ये वाला फॉर्मूला भी लगा लो तो भी आपको मतलब यही मिल जाते हैं एंड में जाके, ठीक है ना। लेकिन ये एक स्पेशल फॉर्मूला होता है इसके लिए, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लगाना है तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला था, आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं यही वाला लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो ये फॉर्मूला कहता है वो जो नंबर जहाँ तक आप जा रहे हो वो रखना है ब्रैकेट के अंदर, उससे एक प्लस करके नंबर रखना है और बटे में 2 रखना है। तो मैं जा रहा हूँ n-1 तक, n-1 तक, सो n-1 रखना पड़ेगा, समझ गए। na + h, इसका आंसर आएगा, वो नंबर रखना है, उसमें एक प्लस करके रखना है जो कि n बन जाएगा, n-1 + n बन जाएगा, और / 2 रखना है। आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास के अंदर, पढ़ाते हैं ये वाला फॉर्मूला यार। 11वीं में पढ़ाते थे पर 11वीं में ना हटा दिया गया। 11वीं में स्क्वायर्स नंबर्स का भी पढ़ाते थे। 11वीं में पढ़ाते थे 1² + 2² + 3² प्लस करते करते अगर आप n² तक जाते हो तो उसके भी फॉर्मूलाज पढ़ाते थे, सब पढ़ाते थे। कोर्स में से हटा दिया गया ये सब, लेकिन ये तो 10वीं में पढ़ाते थे, ये तो याद है मेरे को, ठीक है ना। आई आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि यार ये जो h के बारे में बात करें, छोटा सा जो h है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि बोलते हैं जो h होता है ये बराबर होता है, हम बोलते हैं b - a / n, ये = h होता है। h असल में ये होता है, अगर आप समझो कि b - a मतलब ये b है, ये a है, समझ गए। सो बेसिकली b - a करके आप इस चौड़ाई के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। एंड इस चौड़ाई के हमने n टुकड़े करे, जितने ज़्यादा हम टुकड़े करते हैं उतनी ही चौड़ी हमारी, मतलब उस हिसाब से हमारी h आती है। जितने ज़्यादा टुकड़े उतनी छोटी h, जितने ज़्यादा टुकड़े, समझ गए ना, जितना बड़ा हमारा n उतना छोटा हमारा h, समझ गए। तो अगर h अप्रोचेस 0 है तो n अप्रोचेस इन्फिनिटी होगा। आई आपको मेरी बात समझ में आएगी, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। b - a का मतलब क्या है, ये b है यहाँ तक, समझ रहे हैं, और यहाँ तक ये a है। सो b - a का मतलब इसके बारे में बात कर रहे हो, तो b - a / हम n के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जितना बड़ा n रखेंगे उतना हमारा छोटा h आएगा। बस आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये जो हम स्मॉल जो विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस बीच के गैप जो था a से बीच का गैप, इसी के तो हमने n टुकड़े करे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके हम कितने टुकड़े हमने करे हैं उस हिसाब से हमारा ये विड्थ डिसाइड होता है। अगर इसके मैं 2 ही टुकड़े करता हूँ तो विड्थ बहुत चौड़ी आती है, समझे। 2 ही रेक्टेंगल करूँ 2 ही टुकड़े करूँ तो विड्थ बहुत चौड़े आएगा। अगर मैं इसके 4 टुकड़े करूँ तो विड्थ, मतलब 4 टुकड़े करूँ तो विड्थ काफ़ी मतलब छोटी हो जाती है। अब जैसे इसके मैं 10 टुकड़े करूँगा विड्थ और छोटी होती चली जाएगी। सो ये जो h की वैल्यू है b - a / n, इस पर डिपेंड करता है। b - a तो मतलब b - ये तो फिक्स नंबर आप कह सकते हो, लेकिन n जितना आप इसको ज़्यादा बढ़ाते जाओगे h उतना छोटा होता चले जाएगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं अगर आप ये कहते हो h अप्रोचेस 0 तो n अप्रोचेस फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम h की जगह पे, समझ गए ना, यहाँ पे हमें कह सकते हैं दैट h की जगह पे ये लिखा जा सकता है, लेकिन मतलब इसको ऐसे मैथमेटिकली में ऐसे रिप्लेस करते हैं दैट h की जगह पे लिख सकते हैं b - a / n, और यहाँ पे लेकिन लिमिट की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा n अप्रोचेस इन्फिनिटी। समझ गए, आपने h की जगह पे n रिप्लेस करा, एक तरीके से कह सकते हैं। b और a तो फिक्स नंबर है ना, b और a तो फिक्स नंबर है, लेकिन n वो चीज़ है जो आप एक तरीके से बढ़ा रहे हो, वो चीज़ बदल रही है बार बार। h बदल रहा था, ठीक है ना, h बार बार हम छोटा करे जा रहे, छोटा विड्थ हम छोटी करे जा रहे हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो डिवीजन हम बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे वेरिएबल्स होते हैं चेंज होते जाते हैं, तो एन हम बढ़ाए जा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हम कर रहे हैं, ज़्यादा विड्थ कितनी हो रही है, छोटी। तो ये जो h एक वेरिएबल है और कह सकते हैं n भी एक वेरिएबल है, हमने h वेरिएबल की जगह पे n वेरिएबल रिप्लेस करा है, तो लिमिट भी h की जगह पे n में रिप्लेस करी जाएगी। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भाई h तो भाई और n में उल्टा रिश्ता है, n जैसे बड़ा होता जाता है h वैसे छोटा होता जाता है। तो
तो अगर आप कह रहे हो एच अप्रोचेस 0 तो एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं हो जाएगा एन ए प्लस, यहाँ पे जो एच है इसकी जगह पे भी, वाला जो एच है इसकी जगह पे भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन अंडर ब्रैकेट एन माइनस वन एन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो ये वाला एन और ये वाला एन कॉमन निकाल के इसका ये वाला एन काट दो। सबसे पहले बाहर का एन खत्म करो, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही देता, खत्म कर दो उसको। सो लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, आगे बचेगा बी माइनस ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी माइनस ए बटे में एन है और अंदर है एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू है, ठीक है। अब आगे बढ़ाओ, लिमिट एन अप्रोच, एच लग रहा है मेरा, वो एन अप्रोचेस इन्फिनिटी है, ठीक है ना। बी माइनस ए, इस ब्रैकेट के अंदर आपका बनेगा ए प्लस बी एन माइनस बी माइनस ए एन प्लस ए, ओके, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2n, ठीक है ना। लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी बी माइनस ए है, ठीक है, इसको ये रहने दो, ये 2n से सबको डिवाइड कर दो, 2n से सबको डिवाइड कर दो, ठीक है। सो 2n माइनस वो हो जाएगा बी बटे में 2 माइनस बी बटे में 2n माइनस ए बटे में 2 एंड प्लस का ए बटे में 2n, ठीक है ना। और जब ऐसा हो जाए उसके बाद लिमिट अंदर डाल दो, उसके बाद लिमिट डाल दो। लिमिट तब तक नहीं डालना होता जब तक आप, मतलब लिमिट आपको पता है तब तक नहीं डालना होता जब तक आप उसको इस सिचुएशन में ना लाओ कि कुछ बच जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एच अप्रोच 0 था, अगर मैं एच की जगह पे 0 डाल देता तो ये तो सभी 0 हो जाता, तो ऐसे में लिमिट नहीं डालना होता। अब जैसे एन अप्रोच इन्फिनिटी, हम यहाँ पे एन अप्रोच इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये तो कुछ बचेगा, ये कुछ बचेगा, यहाँ पे तो एन थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। एन अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा सो समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, समझ गए ना, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो क्या आएगा 0.5, 5 डिवाइड बाय 100 करोगे 0.05, 5 डिवाइड बाय 1000 करोगे 0.005। जैसे जितना बड़ा नंबर से डिवाइड करते आओगे वो 0.0000 वो छोटा होता चले जाएगा। तो अगर आप 5 को सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी डिवाइड करो तो वो बिल्कुल 0 खत्म ही हो जाएगा, तो नथिंग इज देयर, तो मतलब इन्फिनिटी से डिवाइड करना 0 दे देता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर मैं इसमें इन्फिनिटी की लिमिट अब यहाँ पे डाल दूँ तो उसका आंसर आ जाएगा पी माइनस में ए अंडर ब्रैकेट के अंदर ए बचेगा प्लस पी बटे 2 बचेगा, पी बटे 2 और माइनस का ए बटे 2 बचेगा, ए बटे 2 बचेगा, ठीक ना। तो फिर मैं इसको आगे कैलकुलेशन करता हूँ, तो बी माइनस में ए बी बटे में 2 बचेगा प्लस का ए बटे में 2 बचेगा, मतलब वो मैंने दिमाग लगा लिया, ए बटे 2 है वो ए है, उसको ए बटे 2 करूँगा, 2 बटे 2 करके पकड़ हो जाएगा, ठीक ना। एंड देन उसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ सो बी स्क्वायर बाय 2 आएगा माइनस के ए स्क्वायर बाय 2 आएगा, क्योंकि वो बाकी तो कट जाएगा ना, हाँ बाकी तो कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपका बी स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2। हम बोलते हैं अच्छा एक बात बताओ, अभी जब आप ये जो ऊपर ये जो गाथा गा रहे थे कि उसके एंटी डायरेक्टिव में सब कर देना, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ए टू पी अगर हम करते हैं तो एक्स का क्या आएगा, वो ये तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा एंटी डायरेक्टिव दो, और इसमें अगर मैं ए और बी कर दूँ तो सो भाई बी अगर करोगे तो ये एफ के अंदर बी डाल दो पहले, तो बी डालने का मतलब है बी स्क्वायर बाय 2 और माइनस में ए स्क्वायर बाय 2। हाँ ये तो सीधा ही वो आ रहा है, ये तो सीधा ही वो आ रहा है वो जो ये कहता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मतलब ठीक है, मतलब इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग हाँ सही बात है, मतलब मैथमेटिशियन ने बहुत कैलकुलेशन करके आके सब निकाला है, पता लगा है कि हाँ ये होता है, मतलब आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए मैंने ये सारी कैलकुलेशन करके दिखाई कि वरना ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता है, कि ऐसे कैसे मान लूँ मैं कि ये होता है। तो थोड़ी कैलकुलेशन होती है ना तो ब्रेन में होता है कि हाँ यार हो रहा है, सही बात है, कितनी कैलकुलेशन करने के बाद देखो निकलते हैं आंसर्स वही निकल के आते हैं। थोड़ा बताइए आप, बाकी थोड़ा सेल्फ स्टडी से आपको थोड़ा कुछ और करना है तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब कुछ और आपको अंदर से वो हो कि नहीं यार मैं तो खुद से और कुछ भी करके देखना है, मैं तो प्रूफ अलग से करके देखना चाहता हूँ अपनी तरफ से। किताब मना कर देती है, किताब कहती है द प्रूफ ऑफ ऑल दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड बोल देती है कि प्रूफ
नहीं हो सकता, और ये रियलिटी बात है, प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसको भी मैं प्रूफ नहीं कह सकता। ये तो मैंने बस एक इसके लिए प्रूफ कर दिया ना, एक्स वाले के लिए साबित कर दिया कि देखो, हाँ, सब फंक्शन के लिए थोड़ी कर दिया मैंने, बस एक फंक्शन के लिए कर दिया ना। और भी तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक फंक्शन में आपको जब दिख जाता है कि हो रहा है, तो आप अदर फंक्शन में एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि शायद अदर फंक्शन में वर्क कर जाएगा यार। एक्स स्क्वायर, अगर जैसे कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा, मतलब उसका जो इंटीग्रेशन आएगा x³/3, अगर एक्स स्क्वायर है, तो उसमें भी फिर मैं ये डालूंगा, और वो सब करने के बाद हाँ सेम ही होगा यार, फिर मतलब ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब, ठीक है ना। और अभी अगर समझ में आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल को मतलब वैसे पढ़ना स्टार्ट करते जिस हिसाब से किताब पढ़ाना स्टार्ट करते, ठीक है। सो किताब में मतलब एग्जाम्पल कराने से पहले मैं कुछ बेसिक से एग्जाम्पल करवाता हूँ पहले आपको, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको, मतलब जो थोड़ा सा बेसिक है, और जिससे आपके टॉप बेसिक चीज़ें पहले क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स करो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जैसे मैंने 1 आपको देता हूँ, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से x² dx से 2 to 3। तो जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप बहुत इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा जो पर्सनल वो रहता है कि आप ना थोड़ा इमेजिन करो चीज़ों को कि यार ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो तो मैं समझूँ। तो इसका ये कह रहा है बेसिकली भाई, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, मुझे पता तो है यार एक्स स्क्वायर क्या भाई, कईयों का नहीं, मुझे नहीं पता, कई फंक्शन तो बड़े खतरनाक होते हैं ना, कई तो फंक्शन ही खतरनाक होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आएगा उसका ग्राफ कैसा होगा, लेकिन कुछ के तो आते हैं यार, जिनके आते हैं उनका तो करूँ कम से कम। तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, एक्स स्क्वायर ऐसा होता है ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा होता है ना, हम लोग हाँ। और एक्स स्क्वायर का जब ये कह रहा है कि भाई 2 to 3 मतलब यहाँ से 2 से लेकर यहाँ कहीं 3 कोई पॉइंट होगा, इससे इस बीच में, समझ गए आप, ये डिमांड कर रहा है आपसे कि ये निकाल के दिखा भाई। अच्छा, ये मांग रहा है मेरे से x² 2 to 3, समझ गए ना, ऐसा कुछ समझना है कि ये कह रहा है मेरे से, ये निकालने को कह रहा है। ठीक है, करते हैं कैलकुलेट, करना मुश्किल नहीं है, वो 2 मिनट में हो जाता है। हम लोग अच्छा, तो करना क्या, इसका पहले एंटी डायरेक्टरी निकालना, जो कि x³/3 होगा, और उसके अंदर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 3 पहले डालनी है, अपर लिमिट 3 डालना है, 3 का क्यूब/3, और फिर लोअर लिमिट घटाना है लोअर लिमिट को, सो 2 का क्यूब/3, हाँ समझ गए ना। अब ये घटा दूँ, कितना हो जाएगा, 27/3 माइनस में 8/3, जो कितना हो जाएगा आपका, 27 में 60 जाएगा, 19/3, तो 19/3 जो भी आंसर डिवाइड करके जो बनता है, सो दैट विल बी द एरिया अंडर दिस। इसमें इस बीच में इतना एरिया आ रहा है, इतना मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी अगर मतलब ये जो गैप्स है ये सेंटीमीटर्स में, 1 1 सेंटीमीटर का अगर आपने ग्राफ बना रखा है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर्स वगैरह, समझ गए ना। लेकिन अच्छा है, ये तो बड़ी कमाल की बात है, तो मतलब ये तो बड़े अजीब एरियाज़ है ना, ऐसे करके शेप्स बहुत अलग है, लेकिन इंटीग्रेशन अजीब वगरीब हर टाइप के शेप्स के एरियाज आपको दे रहा है। नाउ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं, तो हम सी नहीं लगाते। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर के डेफिनेट इंटीग्रल निकाला ना, तो एक्स स्क्वायर का जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहा हूँ एक्स स्क्वायर, सो जब मैं इसका निकाल रहा हूँ 2 3, तो ये निकालते टाइम मैं ये नहीं लिखता कि भाई इसका आएगा x³ प्लस सी, ये आएगा, ये नहीं लिखता मैं। और फिर उसमें मेरे को डालना है, क्या बोलते हैं, 3 and 2, समझ गए। वैसे जो रूल क्या है, रूल है कि वो फंक्शन उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, और उसके अंदर b और a वो डालना है, ठीक है। लेकिन वो जो एंटी डेरिवेटिव आता है, हमें पता है एंटी डेरिवेटिव तो c के साथ आता है, जो हमने करे हैं, लेकिन वो c नहीं लिखना होता। क्यों नहीं लिखना होता, क्योंकि हमारे को पता है कि वो जो c है ना, अगर मैं इसमें जैसे भी 3 डालूंगा, तो 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, और फिर मुझे दो भी डालना, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, और इसको घटाना है। जब मैं घटा खोलूंगा, 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, और माइनस में 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस सी, तो सी कट जाता है, तो बचता हुई है 3 की पावर 3 डिवाइड, यही बचता है, यही बचता है। तो इसलिए हम सी को लिखते ही ना, बोलते वो कट जाता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। डेफिनेट इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक डेफिनेट आंसर आता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल जब हम करते हैं, तो उसमें वो जो मैंने अभी बोला कि प्लस सी आता है, कोई फंक्शन जैसे मैं एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, उसका मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल करता हूँ, तो मैं कहता हूँ ना x³ बाई 3 एंड प्लस सी आता है। तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर का आंसर है क्या, बोले x³ बाई 3 प्लस सी मतलब +1 भी हो सकता है, वो
वो +2 भी हो सकता है, मैंने बोलता ना सी वो किसी भी नंबर के लिए स्टैंड करता है, वो +3 हो सकता है, +4 कुछ भी हो सकता है, तो कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता। तो और कुछ भी आंसर मैंने बोलता है इनफाइनाइट आंसर वो फैमिली के लिए रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम बोलता हूँ वो इंडेफिनाइट इंटीग्रल, उसका कोई मतलब समझ गए ना फिक्स आंसर, लेकिन मतलब फिक्स आंसर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनाइट आंसर आता है 19/3 फिक्स आंसर आया है, तो इसलिए इसको हम डेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं, ये भी एक रीज़न होता है, ठीक है ना। पर चीज़ छोटी मोटी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, आपको छोटा सा एग्जांपल समझ में आएगा, ठीक है ना, कि कैसे थोड़ा सा इमेजिन करके आपको करना है। और दूसरा मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, हाँ एक एग्जांपल ये करूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये करो आप, या इंस्टेड ऑफ दिस पहले ये करो, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, x³ dx फ्रॉम -1 to 1, ये करो इसका भी, क्योंकि आपको ग्राफ पहले इजीली पता होगा, लेकिन x³ के ग्राफ आपने बनाए होंगे, x³ के ग्राफ जो होते हैं वैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ये होता है x³ का ग्राफ, कुछ ऐसा दिखता है x³ का ग्राफ, ठीक है ना। और बोले अगर आप इसमें बात कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं, -1 से 1 के बारे में, तो ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। सो यहाँ से यहाँ के बीच में जो एरिया आ रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है, समझ गए। और यहाँ से आके मतलब ग्राफ से और लाइन के बीच में जो एरिया, वो तो बेसिकली ये इसके बारे में बात किया जा रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब एक बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसको भी मैं बता दूँ, कि ये जो यहाँ पर हम बोलते हैं कि एरिया अबव द ग्राउंड जो होता है वो पॉजिटिव लेना होता है, और एरिया बिलो द ग्राउंड, नीचे ज़मीन के नीचे की तरफ, समझो ये ज़मीन है, ठीक है ना, इससे ऊपर की तरफ जो एरिया आता है वो पॉजिटिव लेना होता है, और जो नीचे जो एरिया जाता है उसको नेगेटिव लेना होता है, नीचे की तरफ जो एरिया होता है। ये आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर की बात है, वैसे 8 चैप्टर में बात वो पढ़ाएगा, लेकिन पहले ही ये बात काम आती है वैसे, मतलब किताब पता नहीं क्यों पहले डिस्कस नहीं करती, पर वो पहले ही काम आती है, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये उसको आपको ज़मीन का लेवल समझना है, जैसे सी लेवल होता है जब ज़मीन का लेवल, इससे ऊपर का जो एरिया होता है पॉजिटिवली कंसिडर किया जाता है, और नीचे का जो एरिया तो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो आप बोलो कि अच्छा मतलब ये जो एरिया है ये पॉजिटिव एरिया है, और ये जो एरिया है नेगेटिव एरिया है, और डोंट यू थिंक ये जो ग्राफ है इस सेम शेप बना रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, और ये जो एरिया ये सेम, जितना ऊपर एरिया आ रहा होगा उतना ही सेम एरिया नीचे आ रहा होगा। सो ये जो सेम एरिया उतना ही ऊपर है उतना नीचे का सेम एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो एरिया हो जाएगा टोटल, फिर एक तरीके से कहा जा सकता है। तो हम पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस का आंसर मेरा ज़ीरो आएगा, पहले से प्रिडिक्शन किया जा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब समझ गए, मतलब ये इतना काम नहीं आएगा, मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, अगर आप सोच रहे हो क्वेश्चन आंसर्स में काम आ जाएगा, मैं एमसीक्यू सॉल्व कर लूँगा इससे, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी किस्मत हुई तो कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाएगा जिसमें आपकी ये जो मैंने बताया काम आ जाएगा, ठीक है ना, वैसे काम नहीं आएगा, ये बस अंडरस्टैंडिंग में बहुत मदद करता है, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इंटीग्रेशंस की, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, अभी मैं इसको आपको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप सॉल्व कर देना, आप क्या बोलेंगे सॉल्व करना है, तो बोलेंगे इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं x³/4 आएगा, ठीक है ना। और हम बोलेंगे भाई ये, और इसमें जो लिमिट्स डालनी पड़ेगी -1 to 1, और बोलेंगे अगर मैं डालता हूँ सो आ जाएगा, पहले 1 डालना है, 1⁴ डिवाइड बाई 4, फिर माइनस में जो लोअर लिमिट्स, तो बोलेंगे -1⁴ एंड डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1/4, और वो भी आ जाएगा 1/4, लेकिन वो माइनस में, तो वो एक करके 0 आ जाएगा। सो बोलेंगे 0 आ रहा है, बोलेंगे वो शॉकिंग नहीं है, वो 0 आना बनता है, समझ गए ना। मतलब आई होप आपके अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ें हेल्प करेगी आपकी, जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक थर्ड एग्जांपल और लो, तो यहाँ पे मैं उसका एग्जांपल देता हूँ जो मैं पहले दे रहा था, 1/x dx, ठीक है ना। और इसमें आप बात करो 0 to 1 के बारे में। अब ना 1/x का पहले आपको ग्राफ पता होना चाहिए, 1/x का अगर आपको ग्राफ पता है, सो 1/x का जो ग्राफ होता है ना वैसा बनता है, ऐसा होता है 1/x का ग्राफ, कुछ ऐसा। मतलब आपने पता नहीं कितना अच्छा ग्राफ्स की प्रैक्टिस कर रखी है, मतलब कितने आप ग्राफ्स बनाते हो, कितने ग्राफ्स आपको पसंद है। वैसे अच्छे होते हैं मतलब ग्राफ्स, क्योंकि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है तो अच्छे होते हैं, ठीक है ना। पर ठीक है, हम बोलेंगे ठीक है वाई होता है, तो बेसिकली हम बोलेंगे 1/x जो होता है, 1/x जो होता है वो 0, मतलब
1/x में हम बोलते हैं वो जीरो, हम आपने जनरली पढ़ा होगा जब ये वाला फंक्शन कहीं आता है तो इसमें लिखा होता है x इज नॉट इक्वल टू जीरो। x मतलब इस फंक्शन में जीरो नहीं होता क्योंकि 1/0 पे नॉट डिफाइंड होता है ना, तो ये जीरो पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। समझ गए ग्राफ ऐसे मतलब जीरो से क्लोज रहता है, जाते जाते ये ग्राफ ऐसा होता है जीरो के क्लोज जाएगा क्लोज जाएगा क्लोज जाएगा क्लोज जाएगा, बस कभी इस लाइन पर टच नहीं करता, मतलब ये लाइन से ऐसे करके क्लोज रहता है, मतलब वाई एक्सिस के कभी टच नहीं करता, ऐसे होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ऐसे उसके क्लोज जाता है पर टच नहीं करता, ये पढ़ा होगा आपने, उम्मीद लगाता हूँ, ठीक है ना। सो बोलते ठीक है मतलब इसमें ना जीरो के आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। नाउ आई एम आस्किंग अबाउट द एरिया ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 1। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 1 यहाँ पे कहीं पॉइंट हो उसके बीच में एरिया के बारे में बात करो, तो बोलेंगे 0 से 1 के बीच में एरिया। सो ये तो बोलेंगे ये तो सेंस ही नहीं बनाएगा, ये तो एक ओपन एरिया है, तो मतलब ये तो एक इनफाइनाइट, मतलब कि ये तो सेंस ही नहीं बनाना। एक ओपन क्लोज फिगर्स का एक एरिया होता है, ओपन चीज़ का क्या एक एरिया लोगे, ओपन चीज़ का एरिया नहीं होता। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो इसका एरिया नहीं आना चाहिए। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। सो और ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें मतलब बेसिकली समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1/x जो है इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0, वो 0 के लिए नॉट डिफाइंड है। सो जिस पॉइंट के लिए वो नॉट डिफाइंड है वहाँ के एरियाज भी नहीं निकलते, सो वहाँ के इंटीग्रेशन आपको नहीं, मतलब इंटीग्रेशन वहाँ का आंसर्स नहीं देगा। अब देखो अगर आप करते भी हो, करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, तो बोलेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा log x, ठीक है ना। ओह log x ये क्यों लगा दिया मैंने, log x आएगा, ठीक है ना। उसमें हम लिमिट्स डालने की बात करेंगे, क्या बोलते हैं 0 to 1 ये डालने की बात करेंगे, ठीक है ना। और बोलेंगे इसमें आपको डालना तो log 1 माइनस में log 0, ठीक है। अब log 1 का लॉग में आपको पता है ना, ये यहाँ पे नेचुरल लॉग की बात करते हैं जिसमें बेस जो होता है वो ई लेना होता है, बेस ई होता है हमारे लिए, ठीक है ना। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ये सब मैंने पढ़ा रखा है उस पर क्या बोलते हैं चैप्टर 1 जो है आपका, उस सब में पढ़ा रखा है ई वगैरह सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई, और लॉग का मतलब ये होता है कि इस नंबर की क्या पावर करनी पड़ेगी 1 तक जाने के लिए, तो ई एक नंबर होता है 2.7 मिनट, उसकी क्या पावर करे कि 1 आ जाए, तो किसी भी नंबर की क्या पावर करे कि 1 आ जाए दैट इज 0, किसी नंबर की पावर 0 करोगे तो वो 1 बन जाता है। 2.7 मिनट ई की क्या पावर करे कि 1 आ जाए, ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, तो इसका तो आंसर है हमारे पास 0, ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे कि ई की पावर क्या करे कि वो 0 आ जाए, किसी भी नंबर की पावर क्या करे कि 0 आ जाए, कुछ किसी भी नंबर की पावर कुछ भी करके 0 नहीं आता। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये जो है, ये उसमें कट गया, ये जो है ये हमारा नॉट डिफाइंड, मतलब उसका तो कोई आंसर ही नहीं होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली वो जिस जगह की बात की जा रही है, जिसका आप एरिया निकाल रहे हो वो एरिया एग्जिस्ट नहीं करता है, सो इंटीग्रेशन दे ही नहीं सकता उसके एरिया, तो वो इसलिए ही मना कर रहा है। वो कह रहा है कि मतलब इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स इस मतलब इतना प्रिसाइज, इतना परफेक्ट मैथमेटिक्स है कि मतलब जहाँ एरिया है वहाँ एरिया देता है, जहाँ एरिया पॉजिटिव नेगेटिव है वहाँ पे अपने आप कैंसिल आउट करके आपको 0 दे देता है, कहता है भाई यहाँ पे 0 हो जाए कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव 0 होएगा। तो आप बोलो कि यार मतलब ये आप सोचो कि यार एक्स क्यूब का जो ग्राफ है उसका 1 से माइनस के बीच में कुछ एरिया ही नहीं आएगा क्या, कुछ भी एरिया ही नहीं कवर करता, तो वो इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स अपने आप ही अंदर उसने कर लिया है कि कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है, 0 बन जा रहा है एरिया, उसने अंदर कैलकुलेशन कर लिया, खुद ही करके आपको दे दे रहा है। और जहाँ पे एरिया निकाला नहीं जा सकता, मतलब वो क्लोज फिगर्स नहीं वो खुल रहे हैं, मतलब जिन कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन नॉट डिफाइंड वगैरह वो पंगे है, तो वहाँ पे अपने आप ही आपको कह देता है कि नॉट नहीं निकल सकते यहाँ पे एरिया। आई आपको समझ में, न्यूटन का बनाया हुआ मैथमेटिक्स है, तो परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आई आपको थोड़ी सी कुछ बातें, ये कुछ पॉइंट्स इनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम किताब में से कुछ एग्जाम्पल्स करने स्टार्ट करेंगे। किताब मतलब नहीं करते ऐसे स्टार्ट, मेरे हिसाब से ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल बेसिक छोटे फंक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। किताब के जो एग्जाम्पल्स है थोड़े से बाप लेवल वाले एग्जाम्पल, एकदम से बिल्कुल हार्ड लेवल के एग्जाम्पल से स्टार्ट कर देती है, वो मेरे को थोड़ा लगता है कि यार एकदम से ऐसे भी स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। थोड़े से आप चाहो तो थोड़ी से किताब में थोड़ी थ्योरीज, मतलब थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वो सारी बातें पढ़ा रखी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। किताब ने मतलब प्रूफ्स वगैरह कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है ना। बाकी मैं सीधे एग्जाम्पल्स पे आ रहा हूँ, तो एग्जाम्पल नंबर 25 दे रखा है, ठीक है ना।
किताब जब कहते हैं किताब का तरीका क्या है, किताब कहते हैं कि जब आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है तो पहले आप इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालो। किताब कहती है जब आपको किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है ना, डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है तो पहले आप इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालो। किताब कहती है इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लो, मतलब किताब ऐसे कह रही है एक्स स्क्वायर, इसका ये जो करना है ना आपको 2 to 3, तो पहले एक्स स्क्वायर का इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालो, ये अलग से निकालो, वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद वो लिमिट का ये जो 3 और 2 डालने का अलग से करो। लेकिन मैं ये नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, अगर फंक्शन सिंपल है तो मैं सीधा वो उसका सीधा एंटी डायरेक्टली निकाल के सीधा लिमिट डाल ही देता हूँ। अगर क्वेश्चन मुश्किल है तो मैं किताब वाली बात फॉलो करता हूँ कि उसका एंटी डायरेक्टिव अलग से निकालता हूँ और बाद में लिमिट डालता हूँ। जब तक फंक्शन मुश्किल नहीं आता, जब तक फंक्शन सिंपल है, मैं सीधा करता हूँ आंसर। आपको भी यही करना है, सिंपल है तो सीधा ही करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो तो यही दे रखा है जो मैंने करवा दिया, मतलब बाई चांस मैंने वही लिखवा दिया जो उसमें दे रखा है, ठीक ना। तो ये तो मैं नहीं करवा रहा, लेकिन एग्जाम्पल का जो सेकंड दे रखा है वो आप देखोगे तो आपको दिखेगा यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं क्यों कह देता हूँ, मतलब वैसे लिखने के करने के हिसाब से लिख के किया जाए तो मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मज़ा आता है अगर हम उसको थोड़ा ड्रॉ करके करें, थोड़ा सा ड्रॉ करके करें तो करने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। और वो ड्रॉ करने में यार मेरे को फंक्शन ऐसा दो कि मैं थोड़ा ड्रॉ कर सकूँ। ये ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है, इस फंक्शन का मैं समझ ही नहीं सकता ग्राफ कैसा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ड्रॉ करने के लिए मुश्किल है, ठीक ना। करने में ईजी है, करना लिख के करना आसान है, लिख के करने में मुश्किल है। देखो कैसे करना है, हम बोलेंगे पुट करो जो नीचे वाला 30 माइनस में एक्स की पावर 3/2 है, ठीक है ना, उसको आप टी पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का माइनस का 3/2 एक्स की पावर हाफ, समझ में आएगा, ठीक है ना, डी एक्स ऑल इक्वल टू डी टी। इसको लिख सकते हैं -3/2 एक्स का वो रूट बन जाएगा, ठीक है ना, डी एक्स और हाफ वो होता है, ठीक है ना। वो ऊपर से आप करोगे तो वो आपका क्या बोलते हैं वो हटा देगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले इंटीग्रेशन कर लो, उसके बाद ये लिमिट डालने का काम हम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे इंटीग्रेशन हो जाएगा इस पूरे का क्या बोलते हैं माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना मैं कैसे कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन दो आपको आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी टी बटे में टी का स्क्वायर, ठीक है ना। देन हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा आपका टी को ऊपर लाओगे तो टी की पावर -2, एक प्लस आएगा तो टी की पावर -2 की -1 बनेगी और वही नीचे आएगा। सो पूरा आंसर जो आ गया वो आ गया 2/3 1/t दैट इज इक्वल्स टू 2/3 1/, ये आपका टी आपने लेट किया था 30 माइनस में एक्स की पावर 3/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब ये जो आया है अब बोलेंगे इसमें अगर मैं अपनी वो लिमिट्स डालूँ तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो मेन आंसर है उसको आई बोल देते हैं और फिर कह देते हैं तो भाई हमारा जो आई आएगा, जो आई है वो लिमिट्स के साथ, तो लिमिट इसमें डाल देंगे। तो अब इसको ध्यान रखना, कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कोई एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बाहर रख दो, बाहर रख दो और ये वो जो एक्स वाला सेक्शन उसमें लिमिट डाल दो, ठीक है ना। तो नंबर को मैं बाहर रख दूंगा, ठीक है ना, और बच्चों कुछ एक्स इस वाले सेक्शन की लिमिट डाल दूंगा। अपर लिमिट डाल दूंगा 1/30 माइनस में एक्स के अंदर पहले जो डलेगा 9 की पावर 3/2 माइनस में 1/30 फिर क्या है 4 है ना, 4 की पावर 3/2, ठीक है ना। और ये आप समझते हो 9 की पावर 3/2 को 9 की पावर 3/2 को लिखा जा सकता है क्या बोलते हैं 1 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें वो करना पड़ेगा ना, पावर्स को तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वैसा बनाना पड़ेगा उसको। तो ये हो जाएगा 9 इंटू में बेस सेम होने पर पावर ऐड होता है तो 9 इंटू में 9 की पावर हाफ लिखा जा सकता है विच इन √9, तो ये बन जाएगा आपका 9 इंटू में 3, 9 × 27 बन जाएगा, ये 27 ही बन जाएगा इसका। ये क्वेश्चन कौन सा सेकंड है, हाँ 27 ही बना उसका, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा 2/3 इंटू 1 में 30 माइनस 27 माइनस 1/30 माइनस वो उसका 8 बन जा रहा है। मैं डायरेक्ट मतलब वो भी एक्सपोनेंट के लॉस आप समझ में ना, ऐसे करना है तो सारा डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है।
ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो एरिया आएगा वो 19/99 आएगा। जो भी ये फंक्शन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट फंक्शन, इसका जो भी ग्राफ होगा उसमें 4 से लेकर जो भी मतलब आई डोंट नो कैसा भी ग्राफ होगा, लेकिन जो भी इसका जो भी ग्राफ होगा उसमें 4 से लेकर 9 के बीच में जो भी सेक्शन मतलब जो भी पार्ट पड़ेगा उसको जो वो एरिया आएगा वो इतने बड़े में इतना यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर उसने थर्ड पार्ट दे रखा है, कह रहा है एक्स बटे में एक्स प्लस में 1 एक्स प्लस में 2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 dx। तो अगेन हम बोलेंगे ये वैसे तो किया जा सकता है पर इसको अगेन इसका ग्राफ इमेजिन करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो ठीक है वैसे कर लो। तो पहले डिफिकल्ट है तो पहले इंटीग्रेशन अलग से निकाल लो, ठीक है। सो एक्स बटे में इट कैन बी रिटन एज ए बटे में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल जब करना है तो यार पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए, पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है तो किसी भी टाइप के दे दे रहा है, ये तो किसी भी टाइप का दे दे रहा है कि अभी इसमें देखो इसमें वो लगने लग गया, क्या बोलते हैं बाय पार्ट लगने लग गया, इसमें तो वो पार्शियल फ्रैक्शन लगने लग गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने वही सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करा यहाँ पे, समझ गए ना। तो इसलिए पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा दिया जाता है कि पहले इंडेफिनेट का सीख लो कि भाई एंटी डेरिवेटिव निकालना सीख लो कि एंटी डेरिवेटिव के कितने तरीके होते हैं निकालने के, क्योंकि उसके बाद फिर लिमिट डालना पड़ता है, लिमिट डालना नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। तो इसलिए इंडेफिनेट इंटीग्रल आपको अच्छे से आने चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल करना तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, रुक जाओ 2 मिनट के लिए, एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, लास्ट क्वेश्चन है क्या यार, इसके बाद भी एक है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। सो 1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है ना, एंड 0 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। सीधा इक्वेशन तो a प्लस बी ऑल इक्वल टू 1 है, तो माइनस माइनस माइनस, सो a इक्वल टू -1, ठीक है, एंड 2 इक्वल टू बी, ठीक है। सो हम बोलेंगे दैट एक्स बटे में प्लस 1 कैन बी रिटन एज a -1 बटे में एक्स प्लस 1 प्लस 2 बटे में एक्स प्लस 2। उम्मीद अगर मेरी गलती एक भी नहीं हो रही है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू माइनस में log x प्लस 1 प्लस में 2 log x प्लस 2, ठीक है ना। अब पूरा मतलब मेरे हिसाब से करेगा 2 को पावर आवर में चढ़ाएगा, नहीं चढ़ाया, नहीं चढ़ाया उसने, ऐसे ही कर दिया, ठीक है मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ फिर, चढ़ा सकता था वैसे, कोई नहीं, ठीक है मैं भी ऐसे कर देता हूँ। अब बोले उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने इसको मैं आई बोलूँगा, ठीक है ना, और आई का जो आंसर है वो कह दूँगी भाई इस ये जो आंसर है, ये जो आंसर है इसके अंदर पहले लिमिट डालनी है, तो पहले डालना है 2 फिर डालना है 1, तो इसके अंदर पहले आप 2 डाल दो, माइनस में log 2 प्लस 1 प्लस में 2 log 2 प्लस 2, ठीक है ना। फिर ये करने के बाद फिर आप माइनस में 1 डालो, तो माइनस में log, समझ गए ना। ये माइनस क्यों लगा, वो जो एफ बी माइनस एफ ए करते हैं, तो एफ बी माइनस एफ ए वो वाला माइनस, और ये तो इसका माइनस है तो इसमें लगा ही हुआ है, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना किसी चीज़ को लेके। तो मॉड के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 2 log 1 प्लस 2, ठीक है ना। अब ये जो माइनस में मॉड का मकसद क्या होता है कि अंदर जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव निकलेगा, तो अभी 3 आ रहा है तो वो तो वैसे पॉजिटिव है तो 3 ही निकलेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बन जाएगा माइनस में log 3, पता नहीं किताब ने कैसे करा, मेरा तो ऐसे हो रहा है, करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। log 3 आ गया, पता नहीं देखते हैं, मेरे में शायद मैच कर जाएगा एंड में जाके, प्लस 3 सॉरी 3 क्या, प्लस में 2 log 4 आ रहा है, माइनस का ये प्लस हो जाएगा log 2 प्लस में 2 log 3, अच्छा ठीक है, नहीं माइनस हो गया, माइनस बनेगा, अच्छा ठीक है इसलिए उसका वो आ रहा है, ठीक है। तो मेरा आएगा माइनस में 3 log 3, ये log 3 माइनस को 2 log 3 हो गया, ठीक है, और प्लस का 2 log 4 प्लस में log 2।
अब इन सब लॉग को एक साथ किया जा सकता है, देखना है किताब में वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे वो देखना है। उसने किया है तो मैं भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारे लॉग को एक साथ करना है। तो पहले तो ये जो 3 है इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है ना, -3 को ऊपर ले जाना है। मतलब लॉग की प्रॉपर्टी लगाने से सारे लॉगों को एक साथ करना, वो प्लस में है तो प्लस में होते तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस में होते तो डिवाइड कर देते हैं, प्रॉपर्टीज होती है ना। लेकिन उसके लिए लॉग के आगे कुछ लिखा हुआ तो उसको पावर में ले जाना, वो पावर वाली प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा लॉग 3 की पावर -3 प्लस लॉग 4 2 प्लस में लॉग 2, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा लॉग 3 की पावर -3 जो कि 1 लॉग की पावर 3 की पावर 3 जो कि 27 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस लॉग की पावर 4 1/16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग 2, ठीक है ना। अब सारे प्लस में, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब प्लस में सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो लॉग 1/27 इंटू 1/16 इंटू 2 ये बन गया, समझ गए। क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ी बटे में जाएगा, ये तो ठीक था, ये बटे में नहीं जाना था तो ठीक था, तो 16 ही रहेगा। ये तो मतलब वो तो माइनस पावर था इसलिए 1/27 गया, ये 16 ही रहेगा, ठीक है ना, ये 16 रहेगा। सो ये 16 ही रहेगा, ठीक है ना। 16 दूनी 32 तो आ जाएगा लॉग 32/27, ठीक है। और ये हमारा आंसर आता है। फ्यूचर में आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी सिखाई जाती है, जब आप कॉलेज में जाओगे तो इसकी वैल्यूज़ निकालनी सिखाई जाएगी, कुछ टेबल्स वगैरह होती हैं उनके थ्रू, तो इसका भी एक आंसर निकलेगा। ऐसे ये जो नंबर आया ना, इसी का आंसर होता है। फ्यूचर में सिखाया जाएगा, अभी नहीं, पर फ्यूचर में सीखोगे, ठीक है ना। अभी छोड़ दो आप, ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको दे रखा है फिर 4th, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 साइन क्यूब 2t cos 2t dt, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, जो साइन 2t है उसको कुछ u ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। सो हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं cos 2t, ठीक है ना, फिर 2 का भी होगा तो 2 हो जाएगा, dt इक्वल टू डी हो जाएगा। तो फिर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, मतलब समझ गए ना। इसको पहले हाईलाइट कर लूँगा और पहले मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ। सो आ जाएगा 1/2 u का क्यूब एंड डी यू आ गया बस, डी यू। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है उसे इग्नोर कर दे करो, कि मैं थोड़ा बड़ी चीज़ों पे ध्यान दे रहा होता हूँ तो कभी कर दूँ तो उसे इग्नोर कर दे करो। उम्मीद लगा समझ जाते होंगे, 12वीं क्लास के बच्चे समझ जाते होंगे, ठीक है ना। बहुत छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है मेरे से कभी कभार, ठीक है। तो डी यू, ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी हो गया, ठीक है ना। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जगह हाफ u⁴ डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। फिर इसको रिप्लेस करो तो u क्या लास्ट क्या था, साइन 2t, साइन 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। और फिर मैं अपना आई का आंसर जब निकालूंगा तो मैंने बोला ये नंबर जो मल्टीप्लाई है तो बाहर रख लो, ठीक है ना। वो जो 4 है उसे भी बाहर रख सकते हो क्योंकि वो भी एक नंबर की तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। सो उसको आप 8 ऐसे बाहर रख लो, ठीक है ना। इसके अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर आपको लिमिट्स वो डालनी है, ठीक है ना। क्या था, π/4 और 0 था, π/4 0, ठीक है ना, π/4 तो साइन की पावर 4 2 π/4 माइनस में साइन की पावर 4 2 0, ठीक है। तो इसको तो 1/8 साइन की पावर ये कट जाएगा, मतलब समझ गए ना। वो ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये जो अंदर जो भी आंसर आएगा उस पूरे पे वो पावर 4, मतलब पूरा ऊपर है, अंदर जो हो रहा है वो होने दो, बाकी 4 सबसे ऊपर लगा पड़ा, वो जो भी अंदर आएगा उसके ऊपर ऊपर वो 4 है, ठीक है। सो हम बोलेंगे हो जाएगा π/2, साइन π/2 का आंसर क्या आता है 1, 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, ठीक है ना। हमारे इसमें ये बन जाएगा साइन 0, ठीक है ना, साइन 0 की पावर 0, मतलब साइन 0 का आंसर 0 0 की पावर 4 कुछ भी करो 0, ठीक है ना। 1 0 तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1/8, 1/8 आंसर। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा समझ आता है, वो थोड़ी अच्छी लगती है करने में, क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट करता है ना। सो उसमें थोड़ा अच्छा लगता है, आप कुछ फंक्शंस को ड्रॉ भी कर पाते हो, अच्छे से समझ पाते हो, अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाती है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इंटीग्रेशन निकाल के दिखाओ, -1 से 1 कह रहा है x+1 dx। अब x+1 का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बीच बीच में
बताता रहूँगा, मतलब नॉलेज बढ़ाता रहूँगा। जैसे एक्स जो होता है उसका ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, एक्स प्लस वन का ग्राफ एक ऊपर से जाता है सेम, ये होता है, ठीक है ना। एक्स का ग्राफ जहाँ से आता है एक्स प्लस वन का ग्राफ एक ऊपर, एक्स प्लस टू होगा तो दो दो ऊपर से जाता है, एक्स माइनस वन होगा तो एक नीचे से जाता है, समझ गए। एक्स का ग्राफ यहाँ से जाएगा, एक्स प्लस वन का ग्राफ सेम सेम वही ग्राफ जाएगा, पर वो एक ऊपर से जाएगा, एक्स प्लस वन का ग्राफ, एक्स माइनस वन का ग्राफ एक नीचे से जाएगा, सेम वही ग्राफ होता है, ठीक है ना। ऐसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ जाएगा तो वो एक ऊपर से जाएगा, सेम वही ग्राफ एक ऊपर से जाएगा, ऐसे होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ अगर जाएगा तो वो एक नीचे से जाएगा, ये कुछ होता है। तो एक्स प्लस वन का ग्राफ मैं कह सकता हूँ, देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ माइनस वन पे काटेगा और यहाँ वन पे काटेगा, ये थोड़ी ग्राफ की प्रैक्टिस है, मेरे को उम्मीद लगाता हूँ आपको भी थोड़ा बहुत तो होगा, ठीक है ना, आपको पता होगा सारी बातें, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि भाई मुझे इसका एरिया चाहिए माइनस वन से वन, तो ये माइनस वन से वन यहाँ तक का एरिया मांग रहा है, ठीक है ना। और आप इसमें अगर थोड़ा ड्रॉ करोगे तो आप ये मांग रहा है। सो बेसिकली इसमें आप बोलोगे नहीं यार, ये जैसे यहाँ पे किया था, ये ऐसा नहीं है माइनस वन से मतलब ये नीचे ऊपर, ऐसा नहीं है कि कैंसिल आउट होगा एरिया, यहाँ पे सारा एरिया ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे सारा एरिया ऊपर की तरफ है भाई, इट्स अ पॉजिटिव एरिया। इसको मैं वैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, दिस इज द बेस टू, ठीक है ना, बेस टू। और ये हाइट जो बनेगा, ये हाइट कितना बनेगा, ये हाइट भी टू बनेगा, समझ गए ना, ये हाइट भी टू ही बनेगा, क्योंकि जितना ये बेस बनेगा उतना हाइट, एक्स प्लस वन का आप समझ सकते हो, मतलब इसको निकाल सकते हो, यहाँ पे इसका ये हाइट कितना बने इसको निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कितना बनेगा हाइट। ये यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये जीरो पे वन देगा ना, और ये वन पे वैल्यू टू देगा, तो मतलब समझ गए, टू हाइट टू है, बेस भी टू है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके मैं कह सकता हूँ इसका आंसर टू आएगा। इसको जो वैसे एरिया टू है, इंटीग्रेशन से निकालते हैं, इंटीग्रेशन से निकालते हैं इंटीग्रेशन से निकाले तो पहले इंटीग्रेशन से करूँगा तो भाई इसका तो मुझे डायरेक्ट बता सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय टू आएगा प्लस एक्स आएगा, उसमें डायरेक्ट लिमिट डाल दूंगा माइनस वन इन वन, ठीक है ना। तो पहले वन डालेंगे, वन स्क्वायर बटे टू प्लस वन, और फिर माइनस वन डालेंगे, वन का स्क्वायर बटे टू माइनस वन, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ प्लस वन विच इज़ थ्री बाय टू माइनस हाफ प्लस का हाफ माइनस का वन, थ्री बाई टू माइनस कितना होगा ये होगा माइनस हाफ एंड दिल प्लस हाफ, दैट इज इक्वल्स टू फोर बाई टू, दैट इज टू, सेम आंसर। अब ले हो नहीं था, मतलब परफेक्ट मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन वो देगा, वो सही आंसर देगा, ठीक है ना। सेकेंड पर उम्मीद लगा रहा हूँ आप जब चीज़ों को ड्रॉ करते हो तो शायद मेरी बात से आप रिलेट कर पाओगे कि वो अंडरस्टैंडिंग और बेटर करता है, वो लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा क्वेश्चन ऐसे करके, थोड़ा ज़्यादा बेटर फील होता है क्वेश्चन करके ड्रॉ करने से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू, इंटीग्रेशन कह रहा है टू टू थ्री और वन बाई एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब वन बाई एक्स कह रहा है पर वो टू टू थ्री कह रहा है, मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका ग्राफ मेरे को पता है, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, हमने जो मैंने पीछे बताया। और ये कह रहा है टू टू थ्री, तो हम लेंगे सम पॉइंट टू से थ्री, हाँ ये निकल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे होगा कुछ एरिया, ये निकालने की बात करें निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये है कुछ एरिया, ठीक है ना। सब बोलेंगे इसका आंसर निकालना है, सो वो आ जाएगा सीधा लॉग एक्स, ठीक है ना, उसमें डालना है थ्री टू टू, ठीक है ना, और वो आ जाएगा आपका लॉग थ्री माइनस लॉग टू, ठीक है ना, जिसको लिखा जा सकता है लॉग थ्री बाई टू, ठीक है ना। और लॉग थ्री बाई टू का जैसे मैंने बोला आंसर आपको फ्यूचर में निकालना सिखाया जाएगा, बट लॉग थ्री बाई टू का कुछ आंसर होगा, इसको आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। तो मैं आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ, आंसर चेक करने चाहिए हमेशा। एक्सरसाइज 7 पॉइंट, हाँ तो पहले का आंसर टू, सेकंड का आंसर लॉग थ्री बाई टू, समझ गए, आंसर ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, इक्वेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx, ठीक है। कह रहा है 1 से लेकर 2, अब ये अगेन थोड़ा बड़ा फंक्शन हो गया, इसका एंट्री मतलब ग्राफ समझना मुश्किल है, ठीक है ना। ठीक है बट हम बोलेंगे ठीक है कुछ तो होगा, लेकिन ग्राफ क्यूबिक है, इतना आप समझ सकते हो कि पावर हाईएस्ट 3 है, एक ओवरऑल एक क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शंस के जो ग्राफ्स होते हैं वो कुछ कुछ आपको ध्यान होगा ऐसे टर्न्स खाते हैं,
क्यूबिक फंक्शन ग्राफ आपको ध्यान होगा वो 2 बार टर्न खाते हैं, आपको आपने पढ़ा हो छोटी क्लासेस के अंदर, वो 2 बार टर्न खाते हैं, ठीक है ना। सो बोलेंगे होगा इसका 1 पॉइंट से लेकर 1 से लेकर 2 तक के बीच में, पता नहीं नीचे की तरफ जाएगा तो वो कुछ नेगेटिव एरिया आंसर, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अगर इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे करके जाएगा, क्या बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे जाएगा, सो वही 1 से लेकर 2 के बीच में ऊपर की तरफ होगा तो उसका एरिया पॉजिटिव आएगा। अब पता नहीं कैसे जा रहा है वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तो लेट्स कैलकुलेट, ठीक है ना। सो करते हैं। सो डायरेक्ट इसका बताया जा सकता है 4, इसका आएगा 4/4, ठीक है ना, माइनस 5³/3 प्लस 6x² प्लस 9x, ठीक है ना। और सीधा ही लिमिट डाल जा सकती है, थोड़ा काट लेंगे। ठीक है, और कुछ तो नहीं कट सकता, ठीक है ना। पहले 2 डाल देंगे तो हो जाएगा 2⁴ माइनस 5/3 2³ प्लस 3 2² प्लस 9 ठीक है। माइनस में लोअर लिमिट 1⁴ प्लस माइनस 5/3 1³ प्लस 3, ट्राई करना लिख के करना, वो थोड़ा स्किप करने के चक्कर में गलती हो जाती है यार, तो मैं तो थोड़ा ट्राई करता हूँ लिख के कर लूँ, ठीक है। तो 16 माइनस 8×5 = 40/3 प्लस 4×3 = 12 प्लस 9×2 = 18, ये आया माइनस में 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9, ठीक है। ये 12 30 30 और 16 56 46, ठीक है। 46 माइनस का 40/3 माइनस 3 और 1 9 12 13, ठीक है। बाकी हम बोलेंगे इसको ओपन करेंगे तो 46 में से वो 13 माइनस हो जाएगा, सो वो आ जाएगा आपका 33 माइनस में, और 40 में से वो 5 प्लस का बनेगा 5/3, सो बेस सेम 3 और वो 5 और 35 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी तक मैं ठीक हूँ। उसका बेस सेम कर दूंगा 99/3 माइनस 35/3, सो बेस सेम के 60, हाँ ठीक है। तो मतलब ठीक है, जो भी उसका वो फिगर है उसका अंदाज, जो भी इसका ग्राफ होगा उस ग्राफ में, मतलब जो भी उसका वो ग्राफ होगा वो जो भी वो ग्राफ होगा वो 4 से 1 से लेकर 2 के बीच में वो जो भी एरिया आएगा वो हम कह रहे इतना आएगा 64/3 यूनिट स्क्वायर, वो भी एरिया करते आइए आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला हम बात कर लेते हैं 4, ये ठीक है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 कह रहा है sin 2x dx, ठीक है ना। अब आपको बता दूं, थोड़ा सा पहले नॉलेज दे दूं, साइन एक्स के ग्राफ्स मैंने आपको बताएं। साइन एक्स के ग्राफ मतलब आपको पता होंगे वैसे भी, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 ये होता है, यहाँ पे π/2 हम कहते हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ पे हम पाई कहते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है, यहाँ पे ये 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, ठीक है ना। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, ये क्या बोलते हैं, यहाँ 0 होता है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे जाता है, आपको आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। फिर ऐसे 90 से ऐसे 0 तक जाता है, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ तक 90, यार प्रॉपर हाथ सही से चल नहीं रहा ना, फिर यहाँ से ऐसे पाई से 90 ऐसे होता हुआ ऐसे 90 से जाता है, यार कितना हाथ खराब चल रहा है, ऐसे करके मतलब जाता है ना। आपने पढ़ा होगा ना, 90 पे वैल्यू 1 होती है साइन की, ठीक है ना, 0 पे वैल्यू 0 होती है, 180 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, ऐसे करके इसका ग्राफ जाता है। और फिर ऐसे करके आगे जो वैल्यूज़ होती है क्या बोलते हैं 3π/2 होता है, 2π होता है, ठीक है। ग्राफ आगे ऐसे करके ऐसे जाता है, -1 तक जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे करके जाता है, ठीक है ना। फिर आगे फिर हम उसको ऐसे करके ऐसे बोल देते हैं, ऐसे और मतलब ऐसे ऐसे शेप में जाता है, ठीक है ना। अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन एक्स का, अगर हम साइन 2x का ग्राफ बनाते हैं ना, साइन 2x का ग्राफ, तो साइन 2x का ग्राफ क्या होता है, वो एंगल को हम डबल कर रहे हैं। एंगल को डबल करने का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यूज आपको समझो 90 पे मिल रही थी ना, वो वैल्यू आपको डबल मतलब जल्दी जल्दी मिलनी स्टार्ट होती है। डबल मतलब जैसे 45 पे मिलने लग जाएगी। तो ये ग्राफ ना मतलब समझो जैसे जिगजैग जो ग्राफ है ऐसे पिचक जाता है,
डबल पिचक जाता है तो वो ग्राफ आपका कुछ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ऐसे बता दूँ तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ 45 से मतलब ऐसे करके जाने लगेगा, थोड़ा सा समझ गए, जिगजैग पिचक जाएगा, थोड़ा पिचक जाएगा। तो वो वैल्यू जो आपको 90 में मिलती थी 45 में मिलती है, ऐसा जाएगा 45 में मिल जाएगा आपको 1, तो ऐसे करके। और जो पाई पे आपको 0 मिलता था वो 90 पे ही मिल जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको इस वाले पॉइंट पे आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो भी ये पॉइंट पड़ेगा आपको कितना 180 से उसके बीच में जो पॉइंट पड़ेगा, वो जो भी पॉइंट पड़ेगा, फिर यहाँ पे ऐसे मतलब समझ गए ना आप, वो थोड़ा सा पिचक गया ग्राफ ऐसे। या यूँ आपको सेंस बना रहा होगा कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो साइन का ग्राफ जो जाता है, जो वेव जाती है साइन ग्राफ की जो वेव जाती है, अगर आप साइन एक्स की जगह पे साइन 2x का ग्राफ बनाते तो वेव पिचक जाती है। डबल समझ गए, डबल एंगल्स 2x के बारे में बात कर रहे हो तो वो आपको जो 90 पे आंसर्स मिलते हैं 45 में मिलना स्टार्ट होते हैं, वहाँ से जो आपको 180 में मिलता है वो 90 में मिलना स्टार्ट होता है। तो समझ गए, ग्राफ थोड़ा पिचक जाता है। अगर आप साइन 3x का ग्राफ के बारे में वो ट्रिपल पिचक जाएगा, तो और पिचके ग्राफ पिचके समझ गए, वो और पिचकी वेव बनेगी। साइन 4x और पिचकी वेव बन के निकलेगी। ऐसे इसके ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है ना। सो मतलब ये पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन जैसे फ़िलहाल के लिए अगर हम साइन 2x के ग्राफ्स के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि हम उसके एरिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये मतलब समथिंग इसके ग्राफ होगा यहाँ से लेकर 1 से कम से ये -1 तक, ये कुछ 0 to π/4 कह रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ इसका 90 पे ही होगा, ठीक है ना। ये π/4 पे ही 1 अचीव कर लेगा, ठीक है ना। सो यहाँ π/4 होगा, ठीक है ना, ये π/4 पे ही 1 अचीव कर लेगा। सो यहाँ 0 है, ठीक है ना। ये 0 से ये ग्राफ ये गया और 90 पे 0 हो जाएगा ऐसे करके, फिर आगे जाके मतलब ग्राफ ऐसे करके जाएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको अगर अंडरस्टैंडिंग बनाना है तो ये कह रहा है कि इससे ही π/4 तक का ये डिमांड कर रहा है आपसे। दिस इज द एरिया इज डिमांडिंग साइन 2x, समझ गए, ये ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया। और वो कह रहा है 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में जो एरिया आएगा वो डिमांड कर रहा है। मैं बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बना के दिखाया, इसका कोई उतना कोई आपको ज़रूरत है नहीं, मतलब वो किताब आपसे ये सब डिमांड नहीं कर रही, आप किताब के लिए बस इसका आंसर दे दो कितना आएगा, लेकिन वो क्या डिमांड कर रही है किताब में वो समझा रहा हूँ आपको ड्राइंग बना के, ठीक है ना। तो अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है भाई। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x डिवाइड बाई 2, और वो भी माइनस में होता है, माइनस में है ना। अब लेकिन उस पर ये लगा के सीधा लिमिट डाल दो 0 π/4, पहले अपर लिमिट डाल दो। सो अपर लिमिट डालूंगा तो हो जाएगा माइनस में cos 2 π/4 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस में लोअर लिमिट डालूंगा तो माइनस का वो वाला माइनस प्लस कर देगा उसको, cos 2 0, अरे यार ठीक है ये आ गया, cos π/2, cos π/2 का आंसर क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में मतलब 0, ठीक है, -0 0, और ये हो जाएगा प्लस में, cos 0 का आंसर 1 होता है, 1/2, बेसिकली आंसर 1/2 आ गया। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये जो एरिया की हाफ आएगा, दिस इज हाफ एरिया। क्वेश्चन कौन सा कराया अभी मैंने, ये हाफ फोर्थ, हाँ तो मतलब ये एरिया मतलब, लेकिन आप आंसर तो निकल गया, आंसर तो वैसे ही निकाल सकते हो आप, लेकिन उसके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो, 5 क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, कह रहा है 0 to π/4 π/2, कह रहा है cos 2x dx। अब इस cos 2x अगर आप समझ गए, cos 2x का जो ग्राफ होगा थोड़ा पिचकेगा, ठीक है ना। तो cos 2x जो ग्राफ होता है अगर आपको याद हो, वो अगेन 1 से लेकर -1 के बीच रहता है, लेकिन वो 0 ऐसे जाता है, यहाँ से लेके पाई ऐसे करके जाता है, आपको याद होगा, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली उसका वो वाला बना दूँ, यहाँ पे होगा 90, ठीक है, यहाँ पे होगा पाई, ठीक है ना। तो इसका जो ओरिजिनल ग्राफ होता है वो ऐसे करके जाता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और 90 पे जाके क्या बोलते हैं, इसका ग्राफ जो होता है 0 हो जाता है, फिर 180 पे जाके ऐसे -1 तक जाता है, फिर ऐसे करके ऊपर उठता है, ऐसे करके जाता है इसका ग्राफ, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये 2x के बारे में बात कर रहा है तो इसका ग्राफ वो चीज़ें थोड़ी जल्दी अचीव करेगा, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो जाएगा 45 पे ही वो अचीव कर लेगा, और 90 पे -1 अचीव कर लेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके। अब आपको समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है ना। और अब अगर ये डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि भाई मेरे को तो चाहिए 0 से लेकर
π/2 के बीच का आंसर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के आंसर के बारे में बात कर रहा है। और आप समझ सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि वो अपर एंड लोअर एरिया वो सेम एरिया है, सेम शेप है ये ऊपर, और वही सेम शेप नीचे गई है, और ये एरिया सेम एरिया ऊपर और नीचे होगा, तो वो कैंसल आउट होकर 0 होगा। तो हम पहले ही कह सकते हैं इसका एरिया 0 होगा, ठीक है ना। आंसर कैलकुलेशन करें तो हम बोलेंगे देखो भाई, इसका का sin 2x डिवाइड बाई 2, हाँ ठीक है, इसके अंदर π/2 0, sin 2π/2 माइनस में sin π/4 डिवाइड, sin π/4 का आंसर क्या आता है, 1/√2। सही कर रहा हूँ ना मैं? अरे नहीं, साइन, ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई का वैल्यू 0 आएगा, 0 डिवाइड बाई 2 0 आएगा, माइनस में साइन 0 आएगा, तो 0 - 0 0 आएगा, तो वो 0। हम बोलेंगे हाँ यार मुझे पहले ही पता है, क्योंकि अगर मैं थोड़े ग्राफ्स वगैरह समझता हूँ तो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे कह देती है 0 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।